आप सभी को आज के वेबिनार में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे महाविद्यालय की प्राचार्य कैप्टन डॉक्टर ज्ञान प्रकाश दायमा जी, हमारे महाविद्यालय के वरिष्ठतम संकाय सदस्य डॉक्टर दीपक शर्मा जी सर, हमारी आईआईसी के अध्यक्ष डॉक्टर जे आर राय मैम, हमारी आज की वेबिनार की मुख्य अतिथि और वक्ता डॉक्टर कीर्ति जैनानी मैम, और आईआईसी की संयोजिका डॉक्टर प्रियंका शर्मा मैम, यहाँ हमें सुन रहे हमारे सभी सम्मानित संकाय सदस्य, सभी मंत्रालय कर्मचारी और सभी विद्यार्थी जो भी आज इस वेबिनार में हमें सुन रहे हैं, मैं आप सभी की गरिमामय उपस्थिति को सादर अभिनंदन करता हूं, आपका सादर वंदन करता हूं। आप सभी का आज के वेबिनार में मैं आज के समय की विद्यार्थियों की सबसे बड़ी समस्या, मेरा आपसे निवेदन ये है कि आप सभी अपना जो कैसी पी रही है खुशबू को तो म्यूट करें पहले। कैसी जो करती भी सुन गंदा रहे हैं पहले अपने आप को जंगली म्यूट करें, बना म्यूट करें प्लीज, म्यूट योरसेल्फ, दीदी को बोतल प्लीज म्यूट योरसेल्फ। दांत पे लगा के पी रही है आप अपने आप को और म्यूट दांत के करिए। छेदों के अंदर से जा रहा है पानी। मुझे मुझे क्या कहती हूँ तो ऊपर से बल्कि मैं कभी नहीं लगाती हूँ किसी को बोतल के अभी मैंने पानी जो नहीं बोल रहे हैं सभी अपना माइक्रोफोन म्यूट कर लें। प्लीज म्यूट योरसेल्फ, आप अपने सभी आप को अपना म्यूट करिए। माइक्रोफोन म्यूट कर लें, केवल वही खोलेंगे जो बोलेंगे। आज के समय की विद्यार्थियों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि शिक्षित होने के बावजूद उन्हें रोजगार प्राप्त नहीं हो पाता, और धारणा ये बन गई है कि कैरियर का अर्थ है नौकरी और नौकरी का अर्थ है सरकारी। लेकिन सरकारी नौकरियां सीमित होती हैं और सभी को सरकारी नौकरियां प्राप्त नहीं हो पाती, और कई विद्यार्थी कई वर्षों का समय प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठकर व्यर्थ करते हैं, उसके बावजूद उनका चयन नहीं हो पाता। आज इसी दिशा में हमने लेकिन उनको मालूम नहीं विद्यार्थियों को, क्योंकि उनके पास आज बहुत सारे अवसर हैं। आज वो अपना स्टार्टअप खोल सकते हैं और रोजगार देने वाले के बजाय, रोजगार लेने वाले के बजाय वो रोजगार देने वाले बन सकते हैं। लेकिन उन्हें इस संबंध में जानकारी, इस संबंध में जागरूकता नहीं है। इसीलिए हमारे महाविद्यालय में पिछले 3 वर्षों से संस्थान नवाचार परिषद, इंस्टीट्यूशंस इनोवेशन काउंसिल काम कर रही है। हमारा महाविद्यालय पूरे राजस्थान में एकमात्र ऐसा सरकारी महाविद्यालय है जहां पर इंस्टीट्यूशंस इनोवेशन काउंसिल जो है काम कर रही है, और हमारे महाविद्यालय ने पूरे राष्ट्रीय स्तर पर 3.5 स्टार रेटिंग प्राप्त करी है आईआईसी की। आईआईसी के तहत हम कई गतिविधियां कराते हैं, कई व्याख्यान करवाते हैं, कई प्रतियोगिताएं करवाते हैं, कई विजिट्स करवाते हैं, कई हमने बूट कैंप करवाए। उद्देश्य यही है कि विद्यार्थियों में जागरूकता बढ़े इनोवेशन और स्टार्टअप के, क्योंकि आईआईसी को संचालित करने का मूल उद्देश्य यही है कि विद्यार्थियों में जागरूकता बढ़े। आज के विद्यार्थी यही ना माने कि हमारे पास नौकरी ही एकमात्र कैरियर का विकल्प है। आज हम अपना खुद का स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं, और कई लोग तो अच्छी नौकरियों के जो प्रस्ताव ठुकराकर स्वयं का स्टार्टअप शुरू कर। और स्टार्टअप और इनोवेशन के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हम उन विषयों पर, जैसे कि आईपीआर हो गया, आज हमने जो आज का वेबिनार रखा है ये आईपीआर पे रखा है, बौद्धिक संपदा अधिकार। बौद्धिक संपदा अधिकार यानी जो हम कोई भी इनोवेटर होता है, उसकी कोई भी इनोवेशन होती है, कोई भी रचयिता होता है, उसकी कोई मौलिक रचना होती है, तो उस पर उसका वैधानिक अधिकार यानी आईपीआर। और अगर आप इनोवेशन से जुड़े हैं तब आपको आईपीआर के बारे में नॉलेज होना बहुत आवश्यक। अब मैं हमारे महाविद्यालय के आदरणीय प्राचार्य, हमारे पथ प्रदर्शक, हमारे मार्गदर्शक, हमारे महाविद्यालय परिवार के मुखिया आदरणीय कैप्टन डॉक्टर ज्ञान प्रकाश दायमा जी से निवेदन करूंगा कि वो हमारी आज की मुख्य अतिथि का स्वागत और परिचय करें। आदरणीय, क्या? थैंक यू रुबेन। हाँ आवाज आ रही है रुबेन मेरी? हाँ, आ रही है सर, आ रही। ओके ओके, सभी को मेरा नमस्कार। गवर्नमेंट शाकंबर पीजी कॉलेज सांवरलेक की इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन सेल के सौजन्य से आयोजित वेबिनार की
मैन स्पीकर डॉक्टर कीर्ति जनानी, एसोसिएट प्रोफेसर, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट, एसोसिएट जयपुर, भाग ले रहे समस्त शिक्षाविद, विद्यार्थियों व आयोजक महाविद्यालय की आईआईसी टीम के समस्त पदाधिकारीगण, मैं आप सभी का गवर्नमेंट कॉलेज सामरले की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सभी की गरिमामयी व प्रेरणादायक उपस्थिति को सादर नमन करता हूं। सर्वप्रथम तो मैं डॉक्टर कीर्ति जनानी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा और आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आपने हमारे महाविद्यालय की आईआईसी टीम के छोटे से निवेदन पर अपने प्रभावशाली और ज्ञानवर्धक उद्बोधन से इस महाविद्यालय के विद्यार्थियों को, फैकल्टी मेंबर्स को और बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स को आप लाभान्वित करेंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आईटी मैनेजमेंट फॉर स्टार्टअप पर आपका उद्बोधन हमारे महाविद्यालय के लिए बहुत ही उपयोगी और सार्थक सिद्ध होगा। निश्चित तौर पर इस विषय पर आपका उद्बोधन सुनने के उपरांत सभी पार्टिसिपेंट का आईपीआर के संदर्भ में काफी ज्ञानवर्धन होगा और अपने जिसका उपयोग वो अपने भावी जीवन में कर सकेंगे। अब मैं आप सबके समक्ष डॉक्टर कीर्ति जनानी का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करना चाहूंगा। डॉक्टर कीर्ति इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है। आपके यूजीसी इंडेक्स जर्नल में 14 से भी ज्यादा पेपर, आपके रिसर्च पेपर जो है पब्लिश हो चुके हैं और इंडियन पेटेंट जर्नल में आपके 2 पेटेंट भी पब्लिश हो चुके हैं। आपने कई प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन जैसे कि AICTE, NITTR, चेन्नई व कलकत्ता, यूजीसी नेट A ग्रेड प्राप्त यूनिवर्सिटीज और कई बिजनेस स्कूल के फैकल्टी डेवलप प्रोग्राम में अपना सारगर्भित उद्बोधन आपने प्रस्तुत किया है। टीचिंग और कंट्रीब्यूशन के अलावा आपने अपने टीचिंग करियर में एडमिनिस्ट्रेटिव व एक्सपेंशन रेस्पॉन्सिबिलिटीज में भी आपने बहुत ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाई है। विद्यार्थियों में एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट विकसित करने के अलावा आप इंडस्ट्री सेशन एक्सपर्ट के रूप में तथा मल्टी डिसिप्लिनरी कॉन्फ्रेंसेज व सेमिनार में भी अपने इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपने डिलीवर आप करती रहती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए डॉक्टर कीर्ति को हम सब की ओर से एक बार धन्यवाद देते हुए और गुजारिश करना चाहूंगा कि वे अपने सारगर्भित व्याख्यान से हम सभी को लाभान्वित करें। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर कीर्ति जनानी, प्लीज अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। थैंक यू रूबेन। अब मैं मैम को आमंत्रित करना चाहूंगा कि मैम प्लीज। मैम सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट सांबर गवर्नमेंट कॉलेज का, डॉक्टर दीपक सर। आपके गाइडेंस में मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं अपने विचार व्यक्त कर सकूं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के ऊपर, और कोऑर्डिनेटर, संस्थापक, मैनेजमेंट टीम, ऑल फैकल्टी मेंबर्स और प्रियंका मैम जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। आज का जो सेशन है दैट इज फोकस्ड ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के ऊपर है, जिसमें हम बच्चों को कैसे उत्साहित कर सके, अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को कैसे रजिस्टर करना है, प्रॉपर्टी राइट है क्या, हम कैसे अपनी बौद्धिक संपत्ति को ज्यादा इनहेंस कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं अपने विचार व्यक्त करूंगी। कोशिश करूंगी जिस तरीके से हम पेटेंट और आईपीआर के अंदर कॉपीराइट, ट्रेडमार्क से कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज पैसा अर्न कर रही हैं, हमारे बच्चों को भी रोजगार। और इसी के साथ मैं अपना सेशन शुरू करना चाह रही हूँ। उससे पहले एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत आभार, और
मेरा संबोधन एक छोटा सा प्रोफाइल के लिए डिस्कस करने के लिए थैंक यू सो मच सर, कोऑर्डिनेटर सर, आपने मुझे ये फोरम प्रदान किया। इसी के साथ आपकी आज्ञा से इस सेशन को शुरू करना चाहती हूँ। सर मैं स्क्रीन शेयर कर दूं प्रेजेंटेशन की, यहाँ पे मेरे पास होस्ट राइट नहीं है। हाँ सर, मैम हाँ हम आपका शेयर कर रहे प्रेजेंटेशन हैं। आप स्क्रीन पे रन करेंगे? हाँ मैं हम कर रहे हैं। ओके सर, थैंक यू। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं ये जानना चाह रही हूँ सर, हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, हाँ हाँ किस कोर्स से हैं सर? किस कोर्स में एनरोल्ड हैं सर अभी? मैडम ये सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम के हैं जो ठीक जुड़े है। हुए हैं। तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं इसमें जुड़े। जी सर। तीनों स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स हैं मैडम। इसी के साथ आगे ऑल स्ट्रीम में ही सर, कोई इशू नहीं। जी सर, यूजी पीजी साइंस आर्ट्स कॉमर्स। ओके ओके सर, वेरी गुड आफ्टरनून। सेशन का आज का थीम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इसको हम सेशन को आगे ले चलेंगे, जिसका रोड मैप मैं आपसे पहले शेयर करना चाहूंगी। नेक्स्ट प्लीज। हमारे आज के सेशन का जो प्लान और एजेंडा है, नेक्स्ट स्लाइड। सर स्लाइड नेक्स्ट करेंगे प्लीज। यस सभी लोग अपना ऑडियो म्यूट कर लें। सभी लोग अपना ऑडियो म्यूट कर लें। केवल बोलने वाले ही ऑन रखेंगे, केवल बाकी सब ऑडियो म्यूट कर लें। रूबेन, आपके पास अगर ये फंक्शन हो म्यूट करने का सभी को, तो आप इसको प्लीज म्यूट कर लें, सभी को म्यूट कर लें। सर प्लीज स्लाइड नेक्स्ट। तो रूबेन जी नेक्स्ट स्लाइड के लिए कह रही है मैडम, नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। थैंक यू सर। तो आज के सेशन का सेकंड नंबर स्लाइड मैम, लर्निंग आउटकम। आज की स्लाइड में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, स्लाइड नंबर 2, लर्निंग आउटकम, वो हम आज की स्लाइड में पढ़ेंगे। आज के सेशन में मैं कोशिश करूंगी मैं जितना ज्यादा आउटपुट आपको दे सकूं इन सब पॉइंट्स के ऊपर। सबसे पहले तो प्रॉपर्टी होता क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, दैट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कितनी तरीके की हो सकती है, आर दी टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। देन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जो टाइप्स हैं, कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क, वो क्या है, उनकी डेफिनेशन, उनकी कैटेगरी, और हम इन तीनों में डिफरेंस कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे कि हमें कॉपीराइट करवाना है, हमें पेटेंट करवाना है या हमें ट्रेडमार्क करवाना है।
हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस, आखिर हमें पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट की जरूरत क्यों है, क्यों स्टूडेंट्स के लिए वो कैसे हेल्प कर सकती है, और कैसे हम अपनी बौद्धिक संपत्ति को रजिस्टर कर सकते हैं। देन हम बात करेंगे स्टार्टअप के लिए ये कैसे यूजफुल है। उसके बाद ये सब फंडामेंटल जानने के बाद हम ये अप्लाई करेंगे कि एक नोवेलिटी, अगर नोवेलिटी का मतलब होता है न्यू इन्वेंशन, जैसे मैंने कोई भी नया आविष्कार किया, चाहे वो बौद्धिक है या फिजिकल मैनर में कोई मैंने नया प्रोडक्ट बनाया, तो कैसे इंडियन गवर्नमेंट की साइट पर जाकर चेक कर सकूं कि मेरे प्रोडक्ट की नोवेलिटी है या नहीं, नोवेलिटी नया प्रोडक्ट है या नहीं। एंड हाउ टू फाइल इंडियन पेटेंट, लास्ट में हम देखेंगे कि किसी बच्चे को अगर अपना पेटेंट फाइल करना है तो किस तरीके से, किस प्रोसेस को फॉलो करके, कौन सी वेबसाइट से पेटेंट को फाइल कर सकते। तो ये हमारे आज के सेशन का एजेंडा रहेगा। नेक्स्ट प्लीज। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर्टी। व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉपर्टी? तो आपने देखा होगा, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हम बात करते हैं प्रॉपर्टी की। तो प्रॉपर्टी आपने देखा है, फिजिकल मैनर में प्रॉपर्टी बेसिकली कॉमर्शियल होती है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी होती है। आपने डेली अपनी लाइफ में देखा होगा, प्रॉपर्टी वो होती है जो आपको पैसा दे, जो आपकी रेवेन्यू को इंक्रीज करे, जो आपको कमा कर दे, इन इजी टर्म, जिससे आप सेल्फ डिपेंडेंट बनते हैं, दैट इज प्रॉपर्टी। क्योंकि वो हमारी क्या होती है, असेट। असेट का मतलब होपफुली आप इस लेवल पे एक्विंटेड होंगे इस बात से कि असेट क्या होता है, जो हमारे लिए पैसा कमा कर देता है, या जो हमारी संपत्ति होती है उसको हम असेट कहते हैं। टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी की जब हम बात करें, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को समझने से पहले हम बात करते हैं टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। तो व्हेन वी गो ऑन टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल हो सकती है, प्रॉपर्टी कैन बी कॉमर्शियल, एंड प्रॉपर्टी कैन बी इंडस्ट्रियल, प्रॉपर्टी सेल्फ पर्पस हो सकती है, लेजर पर्पस के लिए होती है। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज रेसिडेंशियल। तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी वो होती है जैसे हमारा घर, जैसे हमारा पुश्तैना ग्रैंड पेरेंट्स का घर जिसमें आप सभी रहते हो, सिंगल फैमिली रेसिडेंस हो गया, फ्लैट हो गया, कमोडिटी कॉन्डोमेंट्स हो गया, अपार्टमेंट हो गया। तो ये सारे प्लेसेस असेट कहलाते हैं जहां पर आप रहते हो। फिर कुछ लोगों के पास शॉप होंगे, किसी के पेरेंट्स का बिजनेस है, चल रहा है तो ना। जहां से वो कॉमर्शियल एक्टिविटी करते हैं उसको हम कहेंगे कॉमर्शियल इसमें प्रॉपर्टी। डाल डस्टबिन में। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी वो होगी जहां पर इंडस्ट्रीज हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, आप अपना वेयर हाउस बनाकर रख रहे हो, आप वहां से अपना प्रोक्योरमेंट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, एक कोई ट्रक या आपका ऑटो पार्ट्स का बिजनेस है, एंड देन यू आर सप्लाइंग योर प्रॉपर्टी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आप एक जगह से दूसरी जगह पर अपनी प्रॉपर्टी का ट्रांजेक्शन करते हो, या फिर उस कॉमर्शियल व्हीकल को अपने गोडाउन पर रखते हो और वहां पर लोडिंग डीलोडिंग, जैसे फ्लिपकार्ट है, इसके वेयर हाउस होते हैं, अमेजोन सबको पता होगा होपफुली, तो अमेजोन के वेयर हाउसेज होते हैं। तो जो भी आपकी ई कॉमर्स कंपनीज होती हैं जहां से आप ऑनलाइन ऑर्डर करके अपना डीलिंग करते हो, वो लोग अपने कुछ आउटलेट रखते हैं जहां पर वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रोक्योर करते हैं, प्रोडक्ट को रखते हैं। जैसे ही उसकी रिक्वायरमेंट इंक्रीज होती है, वो वहां से प्रोडक्ट डिलीवरी होता है और कॉमर्शियली व्हीकल्स में लोड होकर पहुंचता है, तो दैट इज कॉमर्शियल। फिर हम बात करें इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी हमारी वो होती है जैसे हमारी फैक्ट्री हो गया, हमारा स्टील हो गया, हमारी मिल हो गया। एंड स्पेशल पर्पस की प्रॉपर्टी, जैसे जो भी आपके पास रिसोर्ट है, किसी के पास हॉलीडे होम है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, हमने कोई मंदिर में ट्रस्ट है, या फिर स्कूल यूनिवर्सिटी जो हमारा कॉमर्शियल यूज तो कर रहा है लेकिन वो सोशल वेलफेयर के लिए भी है, तो दैट इज फॉर प्रॉपर्टी फॉर स्पेशल पर्पस। चाहे वो पूजा करने की प्रॉपर्टी है, एजुकेशन लेने की प्रॉपर्टी है, कोई स्पोर्ट्स का ग्राउंड है जहां पर हम ट्रेनिंग दे रहे हैं अपने youth को, ये सारी जो कैटेगरी, ये आपकी प्रॉपर्टी की लिस्ट में। सर, आई एम ऑडिबल? मेरी आवाज क्लियर है सर? मैम आपकी आवाज के साथ साथ में बीच में और भी डिस्टरबेंस आ रहे हैं इसमें। मैंने रोबेन से भी रिक्वेस्ट की है, जो डिस्टरबेंस आ रहा प्लीज। अब किस चीज की
अभी हमने जो भी बात किया वो हमने बात किया प्रॉपर्टी दैट इज फिजिकल मैनर, ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी संपत्ति जो फिजिकली हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज रेसिडेंस हो गया, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल और स्पेशल पर्पस। नाउ अब हम फर्दर बात करेंगे ये सब चीजें हमारी असेट कैसे हैं, क्योंकि हम अपना रेसिडेंशियल घर है, अपनी शॉप है कॉमर्शियल, या अपना कोई कॉमर्शियल व्हीकल है, ट्रक ट्रैक्टर एंड ऑल, उसको हम सेल करके बेचकर उसके पैसा कमा सकते हैं, और वो मनी हमारा एप्रिशिएट होता है, पैसा मार्केट में बढ़ा रहा है गुडविल आपकी, तो उसका मतलब वो आपकी प्रॉपर्टी है। अब यहाँ हम इस फिजिकल प्रॉपर्टी की बात नहीं करेंगे, वी विल बी टॉकिंग ऑन अवर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब होता है आपकी बौद्धिक संपदा, बौद्धिक संपत्ति। बौद्धिक संपत्ति वो संपत्ति जो आपको दिख नहीं रही है, बट मेंटली आपने अपना ह्यूमन इफर्ट्स लगाकर उसको बनाया है, और उससे आप अपना प्रॉफिट कैसे अर्न करो, आज हम वो बात करेंगे। नेक्स्ट प्लीज। तो हम बात कर रहे हैं अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या अपनी बौद्धिक संपत्ति। बौद्धिक संपत्ति में हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अपनी बौद्धिक संपत्ति होती कितने टाइप की है। सो व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, है क्या? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है क्या, हम उसको कैसे समझते हैं? सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज, इसका मीनिंग और डेफिनेशन सबसे पहले हम बात करते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हम डिफाइन कैसे करें, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते किसको है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल, जैसे एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, राइट? तो एडिसन ने जो बल्ब का डिजाइन का आविष्कार किया वो अपने ब्रेन से किया, अपने दिमाग को यूज करके। सारी ग्रेविटेशन फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, हम उसके बारे में पढ़ते हैं, राइट? तो ये सारी जो थ्योरीज हैं, ये जिन साइंटिस्ट ने, जिन मैथमेटिशियंस ने आपको दी हैं, वो फर्स्ट टाइम अपने ब्रेन से दी हैं, अपने दिमाग से उनको उन्होंने विकसित किया। उसको हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। कि उनके नाम से रजिस्टर है, तो अब कोई और उस प्रॉपर्टी का यूज नहीं कर सकता। उसका लॉयल्टी, हर हर किसी प्रोग्राम की एक लॉयल्टी होती है। जो फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स है, न्यूटन्स लॉ के नाम से हम पढ़ते हैं, न्यूटन का लॉ पढ़ते हैं। तो न्यूटन ने ग्रेविटेशन का लॉ दिया, तो न्यूटन की जो G m1 m2 r² की इक्वेशन है वो न्यूटन के नाम पर रजिस्टर्ड है। क्यों? क्योंकि न्यूटन ने उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में सेव कर रखा है। इसका मतलब कोई और यही इक्वेशन लिखकर उसको अपने नाम से उसकी फेम, उसकी पॉपुलैरिटी गेन नहीं कर सकता, इतना उसको यूज करके वो फेमस नहीं हो सकता। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज डिफाइंड एज द राइट टू प्रोटेक्ट द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड। जैसा मैंने आपको अभी बताया, क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड, यह एक मानवता के बुद्धि से किया गया क्रिएशन है। आपके दिमाग में जो भी न्यू आइडिया जनरेट होगा, जो भी नया आइडिया आता है, अगर आप उसको बनाते हो, और उस क्रिएशन को पहले कभी किसी ने नहीं बनाया, लेकिन आप उस क्रिएशन को बताकर पब्लिक की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, और वो क्रिएशन लोगों की वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए है, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो हम उस क्रिएशन को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहेंगे। होपफुली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी जिसे हम देख नहीं सकते, जैसे हमने पहली स्लाइड में बोला कि कॉमर्शियल घर है या आपका रेसिडेंस है या फैक्ट्री है, दैट इज प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी विच इज क्रिएटेड बाय मेंटल इफर्ट्स। जो प्रॉपर्टी आपने अपनी बुद्धि से क्रिएट करी है। नेक्स्ट प्लीज। हाँ रोबिन, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। को नेक्स्ट करो। सी, अब हम बात कर रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कितने प्रकार की हो सकती है। वन बाय वन हम तीनों चारों टाइप्स को पढ़ेंगे। पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और ट्रेड सीक्रेट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेटेंट। जैसे मैंने आपको बल्ब का एग्जांपल दिया, थॉमस एडिसन ने जब बल्ब का आविष्कार किया तो उसने बल्ब की डिजाइन बनाई, इलेक्ट्रोड कैथोड कैसे जोड़ने हैं, लाइट कैसे जल रही है, अंधेरा कैसे दूर हो रहा है, शेप क्या होगा बल्ब का, या उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, फिलामेंट कैसी होगी, ये सारा उन्होंने अपने बुद्धिमता से बनाया।
उसको हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन टर्म्स ऑफ पेटेंट। फिर हम बात करेंगे कॉपीराइट। कॉपीराइट हम किन किन चीज का कर सकते हैं, जैसे आपने देखा कोई सॉन्ग होता है, कोई मूवी है किसी ने बनाई, तो सेम टू सेम मूवी आप दूसरे कैरेक्टर्स को शो करके स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अपने राइट है। आज हर लोग सब मार्केटिंग की बुक पढ़ते होंगे, कॉटलर्स, फिलिप कॉटलर जैसे एमबीए बीबीए के बच्चे पढ़ेंगे, या आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया। तो वो जो भी उन्होंने इन्वेंशन किए उसको दूसरा बंदा या कोई और अपने नाम से रजिस्टर ना कर सके, और उसकी फेम उसके नाम पर ही सेव रहे, और उससे उसकी फैमिली को बेनिफिट मिलता है, उसका नाम किताबों में चलता रहे, तो ये आपको एक रॉयल्टी देता है। जैसे ही वो बुक पब्लिश होगी उसका एडिशन उसके ऑथर को रिसीव होता है, एक मॉनेटरी वैल्यू मिलती है, एक प्राइस मिलता है। तो इसीलिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को आप कॉमर्शियली यूज कर सकते हो, अपनी ब्रेन, अपना दिमाग, अपनी बुद्धि को अप्लाई करके। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसे मैंने बात करी टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज की, तो हम इसका एक फ्लो चार्ट समझते हैं पहले कि प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्लीज सर। हाँ, इस क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी इसका एक ट्री होता है। जैसे कि हम जो आईपीआर पढ़ रहे हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो आज ये सेशन ले रहे हैं, वो किस कैटेगरी में आएगा, तो आपको इस चार्ट में दिख रहा होगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब इसको हम कितने भाग में विभाजित कर सकते हैं, कितने टाइप की हो सकती है प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया, प्रॉपर्टी वो होती है जिसे हम बेचकर पैसा कमा सके, या जो हमारे पैसे को बढ़ाता है। जैसे आपने देखा फॉर एग्जाम्पल, कई जगह जब हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी आपको इनकम जनरेट करके देती है जब हम प्रॉपर्टी को सेल करते हैं, तो एप्रिसिएशन होता है आपकी मनी का, राइट। तो प्रॉपर्टी प्लीज उस चार्ट पे, फर्स्ट स्लाइड पे सर, इससे इससे पहले वाला, या क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो टेंजिबल और इनटेंजिबल दो तरीके की हो सकती है प्रॉपर्टी। टेंजिबल जो आपको दिख रहा है, जो हमने स्लाइड 2 में डिस्कस किया। इनटेंजिबल जो हमें दिख नहीं रहा बट तब भी वो प्रॉपर्टी है, तब भी उसे हम असेट कहेंगे, जो हमारे लिए पैसा कमा रही है, तब भी हम उसे अपनी संपत्ति कहेंगे। तो टेंजिबल और इनटेंजिबल दो तरीके से हो सकते हैं। टेंजिबल वो जिसे हम देख सकते हैं, इनटेंजिबल जिसे हम नहीं देख सकते हैं। टेंजिबल प्रॉपर्टी वो जिसे हम मूव, दो तरीके की होती है टेंजिबल प्रॉपर्टी भी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई गाड़ी है, राइट, तो आपकी गाड़ी को आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हो। आपकी कोई मशीनरी है जिससे आप अपना प्रोडक्शन कर रहे हो, तो वो मशीनरी एक जगह से दूसरी जगह से तक आप मूव करते हो, राइट। तो वो मशीनरी को आप कंसीडर करोगे मूवेबल, राइट, जिसे आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफर कर सकते हो। बट अगर मैं बात करूं इमूवेबल की, तो इमूवेबल उस कंटेक्स्ट में प्रॉपर्टी होगी जिसे हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव नहीं कर सकते, राइट। जैसे कि आपका घर, फॉर एग्जांपल आपका शॉप, आपके मॉल में कोई शॉप है, कोई फ्लैट है, कोई रेसिडेंस है, तो दैट इज इमूवेबल, वो आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंसर्न में आएगा। इफ हम बात करें इनटेंजिबल, इनटेंजिबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो आपको दिख नहीं रही है, आप उसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं कर सकते, बट वो आपको पैसा कमा कर देगी, दैट विल अर्न मनी फॉर यू, क्योंकि आपने ऐसी गुडविल जनरेट करी है। दैट इज व्हाट, आपके मेंटल एफर्ट से, आपकी ह्यूमन पावर से आपने कोई आइडिया जनरेट किया, आपने कोई प्रोडक्ट डिजाइन किया, आपने कोई नया इनोवेशन किया, आपने कोई नया प्रोसेस बनाया, तो उसको आप इनटेंजिबल प्रॉपर्टी कंसर्न करोगे। अब इनटेंजिबल भी दो तरीके की होती है, एक गुडविल और एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। गुडविल वो होती है जो एक इंसान का रेपुटेशन जिसे आप कहो, जैसे फॉर एग्जांपल एडवर्टीजमेंट में आप देखते हो, महाराष्ट्र कैंपेन की या मध्य प्रदेश कैंपेन की एडवर्टीजमेंट आती है ना, जिसमें वो लोग अपनी, अमिताभ बच्चन जी अपनी फेस वैल्यू से प्रमोट कर रहे हैं मध्य प्रदेश का सांची स्तूपा एंड ऑल, है ना। तो टूरिज्म के लिए उन्होंने अपना फेस दिया है। ऐसे ही बहुत सारे सेलिब्रिटीज की हम ऐड देते हैं। तो इन लोगों को एडवर्टीजमेंट करने का इतना पैसा क्यों मिल रहा है सेलिब्रिटीज को, क्योंकि उनकी अपनी एक गुडविल है, लोग उन्हें फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग उनकी बात को मानते हैं, और उनकी एक रेपुटेशन है मार्केट में, इसीलिए वो जो मैसेज देंगे हो सकता है उनके फॉलोअर्स फॉलो करेंगे और उन्हीं प्रोडक्ट को खरीदेंगे। तो इसे हम कहते हैं गुडविल। तो जो भी पर्सन की
की इंडिविजुअल भी हो सकती है गुडविल, गुडविल कॉर्पोरेट भी हो सकती है, गुडविल एक ब्रांड की भी हो सकती है, गुडविल एक प्रोडक्ट की भी हो सकती है। तो इसी तरीके से गुडविल भी हमें दिखाई नहीं देती, वो भी इंटेंजिबल होती है, जिसे हम देख या छू नहीं सकते। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक अदर एस्पेक्ट है, एक दूसरा पार्ट है इसका। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो ब्रेन से, आपके दिमाग से आपने कोई इनोवेशन किया, कोई नई आकृति बनाई, कोई नई डिजाइन बनाई, कोई नया प्रोडक्ट बनाया जो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, उसको हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो आपको आगे चल के आपको नेम, फेम, पैसा सब कुछ अर्न करके दे। नेक्स्ट प्लीज। अब वन बाय वन हम इन सारी पॉइंटर्स को क्लियर करते चलेंगे। पहले हम बात करते हैं पेटेंट्स। तो पेटेंट्स क्या होता है? पेटेंट इज बेसिकली जब, थैंक यू सर, पेटेंट इज बेसिकली व्हाट, एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 20 साल के लिए, 20 इयर्स के लिए एक ग्रांट दिया है इन्वेंटर को। सी फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको इमेज में दिख रहा है, यू आर एबल टू सी हियर कि कुछ ट्रेडिशनल मेडिसिन होती है सूडान की, UNAMID, यूनामिड के नेम से। तो ये मेडिसिन जो होती है, यूनानी मेडिसिन जिन्हें हम कहते हैं एज ए लेमन लैंग्वेज, वो यूनानी मेडिसिन का पेटेंट किया हुआ है कि वो मेडिसिन में जो भी केमिकल फॉर्मूला है, वो कोई और उन मेडिसिन का सेम फॉर्मूला यूज करके मार्केट में सेल करके उससे बेनिफिट अर्न नहीं कर सकता। सो दैट इज व्हाट, उसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन दैट आर रजिस्टर्ड इन सूडान, जो सूडान में रजिस्टर की हुई हैं, तो वो पेटेंट करी हुई हैं, इसलिए उन्हें हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दैट आर ग्रांटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट। जो इंडिया की गवर्नमेंट ने उसके लिए 20 साल तक का इन्वेंशन का डिटेल को डिस्क्लोज करने का, एक्सचेंज करने का, आइडिया, टेक्नोलॉजी, सोसाइटी और उसके अल्टीमेट बेनिफिट के लिए जो भी मिक्सचर हम बना रहे हैं जो इनोवेटिव हो, उन्हें हम पेटेंट करवा सकते हैं। पेटेंट बेसिकली नया इन्वेंशन है जो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करे। आप वो आइडिया भी दे सकते हो, आप वो डिजाइन भी दे सकते हो। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे ये पेटेंट हम 3 तरीके से कर सकते हैं स्पेशली, थैंक यू। पेटेंट हम यूटिलिटी पेटेंट कर सकते हैं, दूसरा कैटेगरी होती है डिजाइन पेटेंट, और तीसरी कैटेगरी होती है आपकी प्लांट पेटेंट। ठीक है, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पर है यूटिलिटी पेटेंट। यूटिलिटी जैसे मैंने आपको बताया, आप लोगों की अगर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, इफ यू आर गिविंग सम सॉल्यूशन, तो वो यूटिलिटी पेटेंट की कैटेगरी में आएगा। जैसे कि बल्ब का आविष्कार हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स आप पढ़ते हो, कैथोड, डायोड, एनोड जिसने इन्वेंट किए, तो उन्होंने एक इन्वेंशन किया, या पहिए का आविष्कार हुआ, या भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वॉट ने जब किया। तो ये सारे जो पेटेंट थे, जब पहिया आया तो उससे कॉमर्शियल व्हीकल बने, पर्सनल व्हीकल बने। इससे पहले लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में बहुत प्रॉब्लम फील होता था, इतना आसान नहीं था कम्युनिकेशन करना। तो इसे हम कहते हैं यूटिलिटी, जो लोगों की यूजफुलनेस को देखकर आपने नया कोई इन्वेंशन किया, उसको आप रजिस्टर करा सकते हो। दूसरे टाइप के पेटेंट होते हैं आपके डिजाइन पेटेंट। डिजाइन पेटेंट वो होते हैं जैसे चाइना की दीवार है, या 8 वंडर्स है, वंडर्स है, आपके ताजमहल है। तो ये, या फिर ज्वेलर्स जो अपनी ज्वेलरी की इनोवेटिव डिजाइन बनाते हैं, या फैशन डिजाइनिंग के जैसे मनीष मल्होत्रा के ड्रेसअप्स हैं, लाइक ये सारे एग्जांपल्स आपके डिजाइन पेटेंट में आते हैं, जिससे आप उनकी डिजाइन को कॉपी नहीं कर सकते। अब फॉर एग्जाम्पल, मुझे अपना कोई कंपनी खोलनी है और उस कंपनी में मेरे को अपना लोगो डिजाइन करना है, तो मैं उसका लोगो बेसिकली जो डिजाइन करूंगी, वो मैं किसी भी रिनाउंड पर्सन को नहीं डिजाइन कर सकती, या कोई ऑलरेडी स्टेब्लिश ब्रांड है, जैसे मैंने अपना या ईसा मसीह है, या आपके डिजाइन पे आपके 8 वंडर में जब माचू पिचू की मैं पिक्चर ले लूं, या आगरा के ताजमहल की पिक्चर को मैं अपना प्रोडक्ट का लोगो बना दूं, तो ये पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को बनाया है। डिजाइन पेटेंट वो होते हैं जिसमें यूनिक डिजाइन आप रजिस्टर करा सकते हो, उसके नाम पे पेटेंट ले सकते हो। पहला कैटेगरी था यूटिलिटी, जो लोगों की सोशल वेलफेयर के लिए जो भी आप काम कर रहे हो, अपना आइडिया दे रहे हो, अपना प्रोडक्ट बना रहे हो, जिससे सोसाइटी को बेनिफिट हो रहा है, वो यूटिलिटी कैटेगरी में आएंगे। डिजाइन पेटेंट आपके फैशन डिजाइनर्स हो गए, कोई बिल्डिंग की डिजाइन है, कोई इनोवेटिव कंसेप्ट आपने डिजाइन किया है जो आपकी ही यूनिक, आप चाह रहे हैं आपकी डिजाइन यूनिक रहे, उसको कोई कॉपी ना कर सके, तो वो आपके डिजाइन पेटेंट की कैटेगरी में आता है। प्लांट पेटेंट वो होते हैं
जिसमें आपने कोई हर्ब्स बनाया, फॉर एग्जाम्पल आपने प्लांट के लिए कुछ इन्वेंशन किया, कोई नया प्लांट पे रिसर्च किया, जैसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, ओजोन लेयर से हम कैसे प्लांट के फैक्ट प्लांट को सेव कर सकते हैं, है ना, रेड रेज को अपन कैसे सेव प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके लिए आपने कोई नया आइडिया दिया, कुछ नया फॉर्मूला दिया, या एग्जिस्टिंग जो भी प्लांट है उसके लिए आपने, जैसे रामायण में हमने देखा था संजीवनी बूटी आई तो लक्ष्मण जी उठ खड़े हो गए, है ना। तो इसी तरीके से आपने कोई ऐसा नया इनोवेशन किया जिससे आपके पास प्लांट से आपने सोसाइटी को बेनिफिट दिया, या उससे कोई मेडिसिन बनाया, तो वो यूटिलिटी की कैटेगरी में आएगा, या उस प्लांट को सेव करने के लिए आपने कोई ऐसा प्लांट बना डाला जो कि कॉमर्शियली आप यूज कर रहे हो, उसकी मार्केटिंग करके कि आपकी कोई हेल्थ बेनिफिट है, कोई कैंसर से आपको सेव करेगा, दैट इज प्लांट। अब बात करते हैं कॉपीराइट। कॉपीराइट इज व्हाट, कॉपीराइट बेसिकली क्लियर होता है टाइटल, जब कोई ड्रामेटिक, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक या कोई ऐसा वर्क है जो क्रिएटिविटी से रिलेटेड है इंडिविजुअल पर्सन की। तो व्हेन इंडिविजुअल पर्सन इज इंगेज, जब इंडिविजुअल पर्सन कोई भी ड्रामेटिक है, कोई डांस स्टेप है, कोई लिटरेरी या आर्ट है, कोई ऐसा म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक जैसे किसी मूवी का म्यूजिक है, तो उसको कोई दूसरी मूवी में सेम कॉपी नहीं कर सकते हो, तो वो कॉपीराइट की कैटेगरी में आएगा, उसको आप इंडियन पेटेंट चार्टर में रजिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। जैसे आप देख रहे हैं कॉपीराइट पेटेंट की जो इमेजेस आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, सो कॉपीराइट आपका ड्रामा का हो सकता है, कॉपीराइट आपका कोई भी सॉन्ग है वो कॉपीराइट हो सकता है, जैसे सिमिलर सॉन्ग किसी और पर्सन ने गा दिए, उसको उसको लिरिक्स चेंज करना पड़ेगा, या सेम लिरिक्स जिसने गाया है वो सेम लिरिक्स जिस बंदे ने लिखी है, जिस पर्सन ने उस पर पहली बार लिखा है, उसको अगर सॉन्ग को रजिस्टर करा दिया, तो वो म्यूजिकल उसमें कैटेगरी में आप कॉपीराइट कर सकते हो। फिर कोई और उसको जब यूज करता है तो वो उस पर्सन की ही इनोवेटिवनेस मानी जाएगी और उसी को ही रॉयल्टी मिलेगी। ऐसे ही कुछ आर्टिस्टिक वर्क है, साउंड रिकॉर्डिंग है, ड्रामेटिक, जैसे आपने देखा मैजिकल शो या बहुत सारे कई शोज होते हैं जिसमें ड्रामा परफॉर्म करते हो, तो वो ड्रामेटिक ग्रुप की आइडियोलॉजी सेम यूज करके आप ऐसा काम नहीं कर सकते हो क्योंकि वो रजिस्टर्ड है। ऐसे ही फिल्म्स है, मैंने आपको बताया, कैरेक्टर चेंज करके आप सेम स्टोरी नहीं दिखा सकते, आपको कुछ इनोवेटिव उसमें ऐड ऑन करना ही पड़ेगा। सो दैट कैन बी कॉपीराइट। जैसे आपने देखा कोई न्यू आती है मूवी तो उसको सेंसर बोर्ड से लेटर इशू होता है, सर्टिफिकेट इशू होता है, तो दैट इज अगेन अ मैटर ऑफ कॉपीराइट। नेक्स्ट प्लीज। अब बात करते हैं ट्रेडमार्क की। ट्रेडमार्क क्या होता है, जैसे बिजनेस कंटेक्स्ट में इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस के लिए ट्रेडमार्क बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ट्रेडमार्क और पेटेंट बोथ। किस लिए? बिकॉज जब भी आपको बिजनेस का लोगो डिजाइन करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को आज अपनी कोई कंपनी खोलनी है, तो मैं अपनी कंपनी पर रिलायंस का लोगो नहीं डाल सकती, बिकॉज क्योंकि लोग उसे पहले से जानते हैं। अगर हम बात करें मार्केटिंग में सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग की, एमबीए के बच्चे या बीबीए के बच्चों को थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हो गया, कॉमर्स के बच्चों को भी आइडिया होगा, तो जब भी हम बात करते हैं सेगमेंट की, तो लोगों के दिमाग में पहले से ही पोजीशन किया हुआ है कुछ एग्जिस्टिंग ब्रांड। जैसे कोका कोला है, आपको मैं बॉटल शो करूं, कोका कोला का स्टिकर है, हम लोगो देखकर पहचान लेते हैं। या जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी अगर मैं बात करूं तो आप सब कहेंगे एलआईसी। क्यों? बिकॉज ये चीजें पहले से ही पोजीशन की हुई है कस्टमर्स के माइंड में, राइट। तो इसको हम ट्रेडमार्क करवा सकते हैं ताकि कोई हमारा सिंबल, कोई हमारा नेम, कोई हमारा लोगो, कोई हमारी टैगलाइन बिजनेस की कॉपी ना कर सके। तो इस वो जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं पोजीशनिंग स्ट्रेटजी बनाने के लिए अपने प्रोडक्ट की, वो ट्रेडमार्क की कैटेगरी में। नेक्स्ट प्लीज। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं एम डिस्प्ले किया है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, तो एम इज द मैकडॉनल्ड का लोगो है, या कोक और पेप्सी का है, माजा की बोतल है, आपको दिख जाएगा कि माजा की। क्यों? क्योंकि उसके लिए डिस्टिंक्टिवनेस क्लियर कर चुकी है कंपनी ऑलरेडी। आप किसी शेप को ट्रेडमार्क करवा सकते हो, आप एम जो लिखा हुआ है, आई एम लविंग इट, जो मैकडॉनल्ड की टैगलाइन है, आप उसको कॉपीराइट करा सकते हो। इसी तरीके से हुंडई है, इन्फोसिस है, टीसीएस है, जो भी आप कंपनी बिजनेस सेगमेंट लेना चाह रहे हो, तो आपको अपने बिजनेस के लिए सोचना होगा कि मेरा लोगो क्या है, मेरी टैगलाइन क्या है, और उसको मैं कैसे कॉपीराइट कराऊं कि कोई और पर्सन मेरे सेम बिजनेस, सेम नेम से बिजनेस ना कर सके। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि जयपुर में एक, हम स्टैचू सर्किल पर जाते हैं तो एक पंडित पाव भाजी बहुत फेमस है, कई लोग जो जयपुर विजिट भी किए होंगे उन्होंने देखा होगा।
पहले 80 जब हम बात कर रहे थे 1951 की, तब से एक पर्सन ने वहां पर एक ठेला लगाया था। उसके बाद देन लॉट मेनी पीपल, बहुत सारे लोग उसी लाइन में एक साथ खड़े हो गए। उनके ऊपर जयपुर हाईकोर्ट में केस भी फाइल हुआ था, पंडित पाव भाजी वाला ओरिजिनल कौन है, क्योंकि सब लोग उसके बिजनेस को डाइवर्ट कर रहे थे। एक की सेल बहुत ज्यादा होने लगी तो उसके पास सेम आ गया, फिर दूसरा, पर सबने अपना नेम पंडित पाव भाजी वाला ही रख रखा है। तो कस्टमर्स को क्या होता है, पोजीशनिंग डिस्टर्ब हो जाती है। आप अपने ब्रांड का नाम मैकडोनल्ड ही रखोगे तो आपको नहीं पता, कस्टमर्स को नहीं पता कौन सा ओरिजिनल वाला है। तो इससे जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इनोवेशन किया था उसको बहुत नुकसान होता है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आपके इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, और आपका बिजनेस, आपकी टैगलाइन, आपका लोगो आपके नेम पर ही रजिस्टर चलता है, उसको कोई और यूज नहीं कर सकता। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज रेशनाले। अब हम पेटेंट करें क्यों, मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर किया है आई थिंक मेरे सेशन में, कि जब जो फाउंडिंग फादर्स हैं आपके डिजाइन पेटेंट सिस्टम के, तो उन्होंने इन्वेंटिव जीनियस माइंड को आइडेंटिफाई करने के लिए पेटेंट एग्जिस्टेंस में लाए थे। उन्होंने कहा कई माइंड हमारे इंडिया में बहुत जीनियस हैं, तो ये जीनियस माइंड जो भी नया आइडिया लेके आते हैं इन्हें कुछ तो फायदा होना चाहिए, तो तभी पेटेंट को हम एग्जिस्टेंस में लेकर आए। और इन्वेंटिव डिसीशंस जो भी वो लोग बनाते थे, ऑन्टरप्रेन्योरियल को उसको प्रमोट किया। एक कॉमन मैन से अगर हम नॉर्मल प्रॉब्लम को देखते हैं तो हम उसका सॉल्यूशन नहीं बता पाते, बट इफ वही कॉमन प्रॉब्लम कोई ऑन्टरप्रेन्योरियल माइंड देखता है, जैसे आपके कॉलेज में इंक्यूबेशन सेंटर है, हम लोग भी बूट कैम्प एंड ऑल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, जहाँ पर आईआईसी अटल इंक्यूबेशन सेंटर भी गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, स्टार्टअप इंडिया को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। तो ये सारी एक्टिविटीज को और आगे बढ़ाने के लिए ऑन्टरप्रेन्योरियल माइंडसेट डेवलप करता है स्टूडेंट का, कि आपको ये सब चीजें रजिस्टर करोगे अपना बिजनेस तो आप एक्सपेंशन इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट प्लीज। जिससे आपके प्रॉब्लम, आपके बिजनेस को कोई और कॉपी ना कर सके। नेक्स्ट प्लीज। अब हम बात करते हैं व्हाट एग्जैक्टली कैन यू पेटेंट। तो जब हम इंडियन पेटेंट एक्ट की बात कर रहे हैं, तो मशीन, प्रोसेस, कंपोजिशन, कोई भी चीजें जो हम नई इन्वेंट करते हैं वो हम पेटेंट करवा सकते हैं। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, नोवेल होना चाहिए, आपका नया होना चाहिए पेटेंट का आइडिया। तीन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको नीचे दिख रहे होंगे येलो लाइट में, नोवेलिटी, नॉन ऑब्वियस और यूटिलिटी। नोवेलिटी का मतलब होता है नया, जो पहले कभी पब्लिश ना हुआ। नॉन ऑब्वियस, जैसे मैंने बोला सनराइजेस फ्रॉम द ईस्ट, सूरज पूर्व दिशा से उदय होता है, तो ये सबको पता है, लेकिन हम इसको पेटेंट नहीं करवा सकते क्योंकि आपका अकेले का नहीं है इसमें दिमाग, राइट। ये ऑलरेडी जो चलता आ रहा है वो ट्रेडिशन है, वो प्रकृति है, वो नेचर है। लेकिन हम नॉन ऑब्वियस चीजों को ही पेटेंट करा सकते हैं, ऑब्वियस चीजों को पेटेंट हम नहीं करा सकते। यूटिलिटी मैंने आपको पहले वाले सेशंस में बताया, जो भी हम यूटिलिटी आइडिया दे रहे हैं, बल्ब का एंड और व्हील का, वो सारी यूटिलिटी पेटेंट की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट प्लीज। तो इंडियन पेटेंट अगर हम ग्राफ देखें तो पेटेंट्स का, नेक्स्ट प्लीज, क्राइटेरिया पेटेंटिंग का, नोवेलिटी, यूटिलिटी एंड ऑब्वियसनेस, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू। अब दो तरीके से हम अपने प्रोडक्ट्स को पेटेंट कर सकते हैं। एक आपका है प्रोडक्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी है आपकी प्रोसेस कैटेगरी। जब हम बात करते हैं प्रोडक्ट कैटेगरी की, तो प्रोडक्ट्स की आप डिजाइनिंग को पेटेंट कर सकते हो। जैसे हुंडई ने नई कार निकाली i20, i10, वो सारी कोई दूसरी कार की कंपनी, ऑटोमोबाइल कंपनी सेम प्रोडक्ट की डिजाइन को नहीं बना सकती, कॉपी नहीं कर सकती। ऐसे ही टेस्ला मोटर्स है, उनके अपने डिफरेंट कार्स की डिजाइन है, वो पेटेंट है। प्रोसेसेस, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, हम लोग जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं या बेसिकली आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, वो आर्टिस्टिक पेटेंट में जा सकते हैं, वो लोग अपनी डिजाइन पेटेंट करवा सकते हैं। प्रोसेसेस, अब कई प्रोसेस भी पेटेंट होते हैं, जैसे आपने कोई पर्टिकुलर मेडिसिन बनाया, कोई केमिकल बनाया, तो उसको आप प्रोसेस को अपने पेटेंट करवा सकते हो कि किस मशीनरी से किस किस स्टेप्स को फॉलो करके आपको कोई एक केमिकल मिलेगा। जैसे आप केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट, साइंस के स्टूडेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इक्वेशंस पढ़ते हो, है ना, NaCl के पढ़ते हो, सोडियम क्लोराइड है या कास्टिक सोडा कैसे बना, तो ये सारी चीजें आप जब एक केमिकल में दूसरा सेम मात्रा में ऐड करोगे तभी आपको आउटकम मिलता है, तो ये आपका प्रोसेसेस भी पेटेंट होते हैं। नेक्स्ट प्लीज।
जैसे ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके पेटेंट कैटेगरी के। दीज आर फिजिकल थिंग, जैसे मैंने आपको बताया कार की डिजाइन है, मोबाइल की डिजाइन है, ऑल आप उस सबको पेटेंट कर सकते हो। मैन्युफैक्चर, आपने कोई टूथ, जैसे आर्टिफिशियल टूथ बनते हैं केमिकल से, वाइट, आपने सुना होगा मरकरी है, फिलिंग होती है टूथ की, आरसीटी जब रूट कैनाल वगैरह करवाते हैं, तो ये सारा मैन्युफैक्चर प्रोसेस रिलेटेड आपके पेटेंट होते हैं, जिसे हम पेटेंट करवा सकते हैं। कंपोजिशन मैटर, आपने कोई नया केमिकल बनाया, उसके सेम मात्रा में आप मिलाओगे, जैसे H2O है, जल बनाना है, आप लोग पानी बना सकते हो? नहीं बना सकते। हाइड्रोजन दो रेशो में ले लो, ऑक्सीजन एक रेशो में ले लो, H2O बन गया, नहीं बना सकते। तो उसको केमिकल को एक्चुअली कितनी मात्रा में, कैसे, एक स्पेशलाइज ग्रुप ऑफ पीपल डिजाइन कर रहे हैं, तो वो आपका कंपोजिशन मैटर, आपने फॉर्मूला बनाया, आपने इन्वेंट किया सबसे पहले, जिसको सारी प्रकृति फॉलो कर रही है, तो वो आपका कंपोजिशन भी पेटेंट हो सकता है। नेक्स्ट प्लीज। प्रोसेसेस, अब हम प्रोसेस की बात करें तो जैसे ऑनलाइन आपने देखा होगा, अभी आज के टाइम पर जब मोबाइल फोन्स, पहले नोकिया के चलता था, नोकिया 1600 और 3310, तो जब हम नोकिया के फोन चल रहे थे तो वो सारे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसका डिफरेंट था, है ना, डॉस पे काम करते थे, एप्लीकेशन सिस्टम वाज डिफरेंट। लेकिन उसका एप्लीकेशन जब मोबाइल का शिफ्ट हुआ, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, पहले आपका आपने देखा होगा कि सिम्स आपके मल्टी स्टोरेज सिस्टम नहीं था, एक मोबाइल पर एक ही सीडीएमए वाली सिम चला करती थी, लेकिन आज एक ही सिम को आप पोर्ट करा सकते हो और एक ही सिम को अलग अलग मोबाइल में फिट कर सकते हो, आप अपना सिस्टम चेंज कर सकते हो, लेकिन आपको नंबर बदलने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड प्रोसेस। तो जब भी एंड्रॉइड पर एप्लीकेशन शिफ्ट हुई, नोकिया ने अपनी स्ट्रेटजी नहीं बदली, नोकिया पुराने वाले मॉडल पे चल रहा था, तो इसीलिए नोकिया के मोबाइल मार्केट से गायब हो गए। क्यों? क्योंकि उसने नई इकोनॉमिक, नए सिस्टम इकोसिस्टम को नहीं समझा। तो आज की इकोसिस्टम की नीड टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी की हेल्प लेके अगर हम अपने प्रोडक्ट को पेटेंट करवाते हैं, तो हमें मार्केट से एब्सकॉन्ड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्रोसेस को भी हम पेटेंट करा सकते हैं। एंड्रॉइड इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है, या चैट जीपीटी आप देख रहे हो, गूगल है, बिंग है, ये सारे जो मल्टी प्लेटफॉर्म्स हैं, ये लोग भी, गूगल पे स्पेस है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, ये लोग इन सब चीजों को पेटेंट करवाते हैं, अपने प्रोसेस को, अपने स्पेस को, ताकि इनकी टेक्नोलॉजी को आगे को यूज ना करे। नॉन ऑब्वियस हर्डल आप देख रहे हो, ऑब्वियस होना नहीं चाहिए, नॉन ऑब्वियस होना चाहिए। जैसे पहले फोन आता था, उसके बाद उसमें कैमरा ऐड होने लगा, तो कोडेक मार्केट से चली गई, तो कोडेक कैमरा मार्केट से चला गया। जो आपका पहले आता था छोटा वाला कैमरा, आप सबके पास कैमरा है, इजी एक्सेसिबल हो गया, तो आपने कैमरा का फीचर ऐड किया, तो आप उसको इजीली रजिस्टर करा सकते हो यूटिलिटी पेटेंट के अंदर। नेक्स्ट प्लीज सर, नेक्स्ट प्लीज। अब हम बात कर रहे हैं प्लांट या डिजाइन के पेटेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी हम नया कोई डिस्टिंक्टिवनेस होनी चाहिए आपके पेटेंट में। जैसे अपने पतंजलि की कई दवाइयां आती है, फॉर एग्जांपल पतंजलि एक एग्जांपल है। आपके आयुर्वेद की बहुत सारी दवाइयां, मेडिसिन हैं, जैसे एलोवेरा रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, या आपके सीड्स रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, तो वो सारे एक मेडिसिन, जब आप किसी फॉर्मेट में उसका इक्वल रेशो या डिफरेंट रेशो वट आप उसको अलग अलग रेशो में मिलाकर एक नई कोई दवाई बना रहे हो, तो आप उसको डिस्टिंक्टिवनेस वाला फीचर देकर, या कोई जड़ी बूटी से आप दवाई बना रहे हो, तो उसको आप डिस्टिंक्टिवनेस कैरेक्टरिस्टिक्स में डालकर उसको प्लांट पेटेंट की कैटेगरी में पेटेंट करवा सकते। नेक्स्ट प्लीज सर, नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। वाई प्रमोट एंड प्रोटेक्ट। अब हम बात कर रहे हैं हम प्रोटेक्ट और प्रमोट करें क्यों। हमने कोई आइडिया बना लिया, हमें उससे पैसा मिल रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने कोई बुक लिखी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, तो मैंने मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के ऊपर जो बुक लिखी, अब वो बुक जो भी खरीदेगा, तो सेल तो शॉपकीपर्स की हो रही है, ओनर्स की सेल हो रही है, लेकिन उससे मुझे क्या फायदा मिलेगा, राइट? तो इसलिए
आपको अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए कि वो बुक जब भी पब्लिश होगी तो उसका 5%, उसका 10% कमीशन सेलिंग का आपको भी रिसीव होगा, क्योंकि आपके एफर्ट्स हैं उसका फर्स्ट एडिशन निकालने में, राइट, टू प्रोटेक्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्लीज। जा रहे हो? ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। मैम नेक्स्ट प्लीज। व्हाट इज द रोल ऑफ प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन बिजनेस? मैंने आपको बताया, जैसे मैकडोनल्ड है, कोका कोला है, हुंडई की गाड़ियां हैं, आप अपने प्रोडक्ट को इनोवेटिवनेस मेंटेन रखने के लिए नॉलेज बेस्ड और टेक्नोलॉजी दोनों का यूज करके आप अपने प्रोडक्ट को सेव कर सकते हो, किसी और को उसका बेनिफिट ना मिले एंड आपके लिए वो एक प्रॉपर्टी बनकर रहे, और बुक्स में एंड हिस्ट्री में एंड एवरीवेयर आपको उस चीज का फायदा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, पेटेंट्स की जब हम बात करें, पेटेंट्स आर असेंशियल होते हैं बिजनेस के लिए। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, केमिकल है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, सारी इंडस्ट्रीज के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को रजिस्टर करवा के कंपनीज अपने ट्रेडमार्क, अपने लोगो, अपनी टैगलाइन को सेव करती हैं, जिससे ब्रांड पोजिशनिंग होती है और उन्हें अपने बिजनेस से पैसा आना होता है। आपने देखा होगा मर्जर और एक्विजिशंस होते हैं, मर्जर एक्विजिशंस भी नेटवर्थ के ऊपर होते हैं कि उस ब्रांड की कितनी ब्रांड इक्विटी है। ये एक अदर ट्रैक का एस्पेक्ट है मार्केटिंग का, बट ब्रांड इक्विटी होती है, हर ब्रांड की अपनी गुडविल होती है, इसलिए मर्जर और टेक ओवर की वैल्यूएशन प्राइसिंग डिसाइड होती है बेस्ड ऑन उसकी रॉयल्टी कितनी है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट सर। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। नेक्स्ट सर। अब हम बात करेंगे कॉपीराइट्स की एप्लीकेबिलिटी और ट्रेडमार्क्स की एप्लीकेबिलिटी। कॉपीराइट्स की एप्लीकेबिलिटी मैंने आपको बताया था, कॉपीराइट्स रिलेटेड जो भी आपके इवेंट है वो दूसरा पर्सन लोगो एंड ऑल चीजें आपकी यूज नहीं कर पाएगा। अब बात कर रहे हैं लॉज डीलिंग आईपीआर इन इंडिया। तो जब हम बात कर रहे हैं लॉज की, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ने आपको बहुत सारे लॉज ऐसे हैं जो आपको बेसिकली अपने प्रोडक्ट को सिक्योर और सेव करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। कॉपीराइट मैंने आपको बताया था, जैसे आर्ट एंड साइंस है, म्यूजिक है, आपने कोई नई पेंटिंग बनाई, जैसे मोनालिसा की पेंटिंग है, तो ये सारी जो पेंटिंग्स होती हैं ये कॉपीराइट होती है, तभी तो इनकी एक एक स्केच 1-1 लाख, 2-2 लाख, 4-4 लाख में डिजाइनिंग सेल होती है। ऐसे ही तनिष्क ज्वेलर है, पीसी ज्वेलर्स है, जो भी आपके ये ज्वेलरी और डिजाइन में आते हैं, दे आर वर्किंग ऑन पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स। नेक्स्ट। अभी हम बात कर रहे थे लॉज रिलेटेड टू आईपीआर इंडिया। तो ये सारे लॉज टाइम टू टाइम इंडियन गवर्नमेंट निकालती है और उसे अमेंड करती है। जैसे प्योरली आर्टिस्टिक जो वर्क है वो कॉपीराइट की कैटेगरी में आएगा 1957 में, इसको फिर अमेंड किया गया 1982 में, और उसमें कुछ नए क्लॉज एड ऑन किए जिसमें प्योरली आर्टिस्टिक वाले वर्क आते हैं, जिसे लोग अपनी हॉबीज कहते हैं, अपनी अपनी इंटरेस्ट कहते हैं। वो आपका म्यूजिक हो सकता है, डांस हो सकता है, स्केचिंग हो सकता है। ऐसे ही फंक्शनल और टेक्निकल इन्वेंशंस के लिए मैंने आपको बताया पेटेंट एक्ट 1970 आया था, उसके बाद वो अमेंड हुआ 1999 में, और 2005 वाला एक्ट अभी तक हम उसे फॉलो कर रहे हैं, जिसमें 20 इयर्स कर दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। जो भी पेटेंट का राइट है, अगर कोई क्लेम आता है तो उसके बाद 20 इयर्स के अबाव आपको ग्रांट नहीं रिसीव होगी। तो दिस इज ऑल द अमेंडमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम करता रहता है आपके पेटेंट के राइट को सेव करने के लिए। ऐसे ही सिंबल, लोगो, वर्ड डिजाइन जो मैंने आपको बिजनेस के लिए बताया, वो सारे सिंबल, लोगो ट्रेडमार्क की कैटेगरी में आएंगे, और उनके लिए भी ट्रेडमार्क एक्ट आया था 1999, फिर 94 में, 96 के बाद 1999 में वो अमेंड हुआ, एंड देन अभी हम जो फॉलो कर रहे हैं ट्रेडमार्क एक्ट 2000 अभी हम फॉलो कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट प्लीज। So next, please. Now, if we talk
ऑन अप्लाइंग फॉर अ पेटेंट। तो पेटेंट को हम अप्लाई कैसे करें, तो इसके लिए पेटेंट स्कोप एक साइट होती है, लेटर ऑन मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगी। पेटेंट स्कोप पे जाकर आप पहले तो चेक करते हो, फर्स्ट स्टेप होता है डिटरमाइन द टाइप ऑफ पेटेंट जो आपको करवाना है। और उसके लिए आपको पहले नोवेलिटी चेक करनी है कि हाउ टू चेक द नोवेलिटी, कि मेरा आइडिया पहले से ही किसी ने पब्लिश तो नहीं करवा रखा। तो फर्स्ट स्टेप होता है कि आपको नोवेलिटी चेक करनी है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि मेरा जो पेटेंट मैं रजिस्टर करवाना चाह रही हूँ वो यूटिलिटी पेटेंट है, डिजाइन पेटेंट है या प्लांट पेटेंट, जो हम तीनों टाइप अपना पढ़ चुके हैं। तो आप जो भी अपना आइडिया देना चाह रहे हैं या जिसको आप पेटेंट करवाना चाह रहे हैं, अगर कोई बिजनेस प्रोसेस है या कोई साइकिल आप बताना चाह रहे हो या कोई प्लांट से कुछ आप नई मेडिसिन यूटिलिटी की बनाना चाह रहे हो, कोई नया मोबाइल लाना चाह रहे हो, कोई नया इनोवेटिव, जैसे रेड बस ने आइडिया दिया, जैसे पेटीएम एग्जिस्टेंस में नहीं था, किसी ने पहले सोचा भी नहीं था कि वो डिजिटल मनी ट्रांसफर हम कर सकते हैं। तो पेटीएम में बंसल ग्रुप्स ने अपना ये काम किया और यूटिलिटी पेटेंट करवाया पेटीएम को। तो इसी तरीके से आप अपने आइडिया को पेटेंट करवा सकते हो। पहले तो आपको ये पता करना है, फर्स्ट स्टेप, आपका पेटेंट का टाइप कौन सा है। सेकंड थिंग इज डिटरमाइन द फाइलिंग स्टेटस। आपको फाइल करना है ऑनलाइन जाकर, उसके लिए आपको सबसे पहले दो स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। नेक्स्ट प्लीज। बेसिकली आपको तीन वर्कआउट करने हैं। फर्स्ट तो आपको टाइप ऑफ पेटेंट पता होना चाहिए। सेकंड, डिटरमाइन फाइलिंग स्टेटस। मेरे को जब फाइल करना है अपनी साइट पे तो मैं उसको ट्रैक कर सकती हूँ, कुछ 4-5 डॉक्यूमेंट आपसे बोलेंगे, वो डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन अपलोड करने पड़ेंगे। उसके बाद यू हैव टू गो टू साइट एंड सबमिट सम फॉर्म। कुछ फॉर्म मांगता है पेटेंट, इंडियन पेटेंट जनरल, जो ip.india.government.in पर आपको रिसीव होगा। तो आप अगर अपनी स्क्रीन पर जाएंगे तो आपकी स्क्रीन पर अगर मैं, अच्छा होस्ट बस जा रही थी, तो आप बेसिकली ip.india.government.in की साइट पर चेक कर सकते हो सर। उसपे आपको जीआई एक है, जीआई के ऊपर आप जाएंगे तो यू विल बी एबल टू गेट कॉम्प्रिहेंसिव ई फाइलिंग। कॉम्प्रिहेंसिव ई फाइलिंग में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपसे पूछेगा सर्च टाइटल, टाइप टाइटल, देन आपका एब्स्ट्रैक्ट, आपको लिखना पड़ेगा उसके बारे में कि आपने क्या बनाया है, एक स्मॉल आर्टिकल की वर्ड फाइल वो आपको अपलोड करनी होगी। देन इन्वेंटर्स के नेम, एप्लीकेंट्स के नेम और सारी इंफॉर्मेशन आपको फिल करके सबमिट करनी होती है। एंड देन यू विल बी एबल टू गेट द राइट कि मुझे पेटेंट करना कैसे। दैट इज ऑल। एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क। दैट इज ऑल माय साइड। अगर किसी स्टूडेंट की कोई भी क्वेश्चन है तो वो जो हैंड है वो रेज कर सकता है चैट बॉक्स पे। अगर किसी स्टूडेंट की, सूरज, सूरज आप अपने आप को अनम्यूट करो एक बार। सूरज आपको कुछ पूछना है तो आप मैम से पूछ सकते हो। कमलेश, यस सर। आपको कुछ पूछना हो, किसी को भी कुछ पूछना हो, सूरज ने हैंड रेज किया है। सूरज आपको कुछ पूछना है मैम से? मजा आता है इसमें। किसी को भी कुछ पूछना हो तो मैम मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता यस हूँ। मैम। सर आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ बताओ। सर आई हैव अ क्वेश्चन। बताओ बताओ सूरज। यस सर मैं। हाँ यस सर। हाँ बताओ। सर आई एम कमलेश। हेलो हेलो। सर। हाँ कमलेश बोलो, बोलो कमलेश बोलो। यस हाँ सर। कमलेश। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि यस मैम, मैम ये जो इनोवेशन की एक्टिविटीज होती है ये केवल उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है कि जो प्राइवेट सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, या फिर कुछ जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना चाहते हैं तो उनके लिए ये नहीं है क्या करियर ऑप्शन? नहीं, जो
ये बिल्कुल भी ऐसा सही नहीं है, ये हमारा माइंडसेट है। हम ऐसी साइकोलॉजी लेकर बैठे हैं कि ये गवर्नमेंट जॉब के लिए है या कि प्राइवेट जॉब के लिए है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप गवर्नमेंट में जाकर गवर्नमेंट के जितने आधे से ज्यादा प्रोजेक्ट है, ये प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, या आपका आधार कार्ड से सब लिंक किया, जन धन अकाउंट ओपन करवाना, ये सारे जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, ये भी एक ब्रेन एक्टिविटी है। इसके पीछे बहुत सारा रिसर्च वर्क करके गवर्नमेंट को आप प्रपोजल बनाकर आप गवर्नमेंट की साइट पर जाकर सबमिट कर सकते हो अपना प्रपोजल। अगर गवर्नमेंट को वो प्रपोजल अच्छा लगता है तो आप उस प्रपोजल को अपने पेटेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो और उसका बेनिफिट गेन कर सकते हो। तो ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे गवर्नमेंट की कोई कंपनी है, फॉर एग्जांपल भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, बीएचईएल है, या सेल है, या आईओसीएल है, उसके प्लांट और मैकेनिज्म से रिलेटेड आपको आपने कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, एक कॉमन मैन, कि यहाँ पर ऑयल का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो सही नहीं हो रहा है, और आपका ऑयल वेस्टेज होता है जब आप फिलिंग करवाते हो ऑयल के थ्रू कम्यूटेशन, अगर क्रूड ऑयल की बात करो या पेट्रोल टैंक्स की बात करो, तो आपने इस कम्यूटेशन को आसान बनाने के लिए कोई एक नया आइडिया दिया, एक नया फोरम दिया। जैसे फाइनेंस सामा ने रेड बस को रजिस्टर कराया, ट्रेडमार्क करवाया रेड बस को। उससे पहले बसेस ऑर्गेनाइज नहीं थी, राइट? प्राइवेट बस खाली जाती थी और गवर्नमेंट जो बस है वो भरी भी जाती थी। लेकिन प्राइवेट बस को नुकसान भी हो रहा था, और कॉमन मैन जिसको अपने घर पहुंचना हो, वो ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन उसे पता ही नहीं था कौन सी बस कितने बजे खाली है। तो फानेंद्र सामा जी ने क्या किया, रेड बस को लिए एक अलग फोरम बताया, कि सारे ड्राइवर के लिए एक ऐप बना दी कि जिसकी बस भी खाली जा रही है, जितने बजे जा रही है, जिस स्पॉट से जा रही है, वो प्लीज उस पर एंटर करे अपनी इन्फॉर्मेशन। जैसे ही उन्होंने इन्फॉर्मेशन एंटर करी, उन्होंने एक और यूजर इंटरफेस बनाया कि जो भी बस सर्च करना चाहता है कस्टमर के लिए, उन्होंने एक अलग फोरम बनाया। दोनों को उन्होंने सिंक किया अपने प्लेटफॉर्म पर, और उसको अलग विजुअलाइज दिखता है डेटाबेस पर और हमें अलग दिखता है। तो इसी तरीके से आप कोई नया प्रोडक्ट, कोई नई प्रॉब्लम सॉल्व करके उसको रजिस्टर करवा सकते हो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को लेकर भी। जो भी प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना है, सारी योजना ये किसानों से बात करके नए पोर्टल को बनाने के लिए कई ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस ने, कंपनीज ने, आप जैसे स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट को प्रपोज करी हैं, जिससे गवर्नमेंट उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटी भी देती है और गवर्नमेंट उनके आइडिया को अप्रिशिएट करके रजिस्टर भी करती है। यहाँ तक कि 15-15 लाख, 20-20 लाख रुपए ग्रांट भी मिलता है उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइड से। एक बार पेटेंट रजिस्टर होने के बाद आप पेटेंट की ग्रांट ले सकते हैं। ग्रांट में टाइम लगता है, 1-2 साल का टाइम लगता है, लेकिन पेटेंट अगर आप पब्लिकेशन के लिए जाना चाह रहे हो पहले स्टार्टिंग में, ताकि आपका सेव हो जाए, चीजें एग्जीक्यूट बाद में होती है ना, तो आप उसको इनिशियली 3 महीने के ड्यूरेशन में फाइल करके गवर्नमेंट की साइट पे प्रपोजल आप सबमिट कर सकते हो। गवर्नमेंट को अच्छा लगता है तो आप वहां पर रिस्पॉन्स गेन करके आपको खुद को एक लेटर आता है, जैसे इसरो है, फॉर एग्जाम्पल कोई नया सैटेलाइट देना है, तो आप उसकी अगर कोई नई डिजाइन बनाते हो, नया फॉर्मूला बनाते हो, जिससे फ्यूल कम खर्च होगा, फिजिक्स के स्टूडेंट्स काम करते हैं, तो गवर्नमेंट को अगर प्रपोजल देते हैं तो गवर्नमेंट विल हेल्प इन टू दो सच इनिशिएटिव्स। स्टार्टअप इंडिया के अंदर आप जाकर का बेनिफिट अवेल कर सकते हो। गवर्नमेंट आपको सब्सिडी भी देगी, गवर्नमेंट आपको पेमेंट भी देगी, एंटरप्रेन्योरशिप की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हो। और एग्जिस्टिंग किसी बिजनेस को आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो उस कंपनी में जाके पहले ट्रेनिंग करिए, आप उस ट्रेनिंग की लूपहोल पता कीजिए, और आपको लगता है कि आप सॉल्यूशन दे पा रहे हो तो सॉल्यूशन को भी आप रजिस्टर करवा सकते हो, गवर्नमेंट को प्रपोजल दे सकते हो। जो लोग प्रपोजल देते हैं, बिलीव मी, एक हमारा स्टूडेंट था एमएससी का, वो स्टूडेंट भाभा अम्बेडकर रिसर्च सेंटर बार्क, मुंबई में प्लेस हुआ है। केवल वो वहां ट्रेनिंग करने गया था, उसने कुछ अपना आइडियोलॉजीज जनरेट की थी गवर्नमेंट को सजेशंस देकर कि मुझे सैटेलाइट और इन सब चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है। तो उसकी फॉर्मूला, उसकी अटेंटिवनेस और क्रिएटिविटी देखकर उसको जॉब अपॉर्चुनिटी। तो ऐसा नहीं है कि हम गवर्नमेंट के लिए फोकस है या प्राइवेट, प्राइवेट तो आप हुई, साथ में एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी गवर्नमेंट बहुत एक्सपेंडिचर कर रही है। आप अपने राइट सेव कर सकते हो अपनी कंपनी रजिस्टर करके, और आप एग्जिस्टिंग कोई भी स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव लेकर गवर्नमेंट को प्रपोज भी कर सकते हो। किसी रेलवेज का प्रोजेक्ट है या किसी का भी, गवर्नमेंट खुद आपको प्रोजेक्ट देता है 15-15 साल का, 20-20 साल का, आप उसको गवर्नमेंट की साइट पर जाकर सबमिट कर सकते हो एज अ प्रपोजल। ओके मैम, एक एक क्वेश्चन और है मेरा। यस मैम। यस हाँ जी। मैम, जैसा कि आपने बताया कि आपका एक स्टूडेंट था जो एमएससी का आपने बताया, तो कोई विलेज बॉय है जैसे मैं हूं, तो मुझे इनोवेशन से रिलेटेड कोई भी मतलब जानकारी नहीं है। तो अगर कोई जीरो लेवल से शुरुआत करना चाहे कोई, तो सेंटर से, किसी इनोवेशन सेंटर से जुड़ना होगा क्या? जैसे। बिल्कुल, आपको आपके 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 कॉलेज में इंक्यूबेशन सेंटर होगा, आईआईसी। उस यस मैम। आईआईसी सेल में आप अपना स्टार्टअप प्रोजेक्ट
बनाते हो, आप अपना आइडिया दे सकते हो। जो अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं, गवर्नमेंट ने हर किसी को फंडिंग भी दी हुई है, सीड फंडिंग दी हुई है। उस सीड फंडिंग के अंदर अपना प्रोजेक्ट, अपना आइडिया, अपना जो भी आप नया आपके पास है, आप सोच रहे हो कि इसको मैं कॉमर्शियलाइज कर सकता हूँ या इससे मेरे को बेनिफिट गेन हो सकता है, तो आप वो आपके कॉलेज के इंक्यूबेशन सेंटर में सबमिट कीजिए। आपका कॉलेज का इंक्यूबेशन सेंटर उसको गवर्नमेंट की साइट पर स्टूडेंट प्रपोजल के नाम से सबमिट करेगा, या फिर आप एक राजस्थान गवर्नमेंट का एसएसओ आईडी होता है, राजस्थान गवर्नमेंट की साइट पर जाकर एसएसओ आईडी से आप अपने प्रपोजल को सबमिट कर सकते हो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के अंदर। उस प्रपोजल का आप टेंटेटिव देख सकते हो कि आपके पास टाइम टू टाइम ईमेलर एंड ऑल, फिर उसकी एक प्रेजेंटेशन होती है उद्योग भवन में जाकर, आपको अपॉइंटमेंट लेके प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी। तो इनिशियली स्टेप जैसे जैसे आप समझोगे, आगे बढ़ोगे, आपको उस चीज का फायदा मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है आपको नॉलेज है नहीं है, आपके पास आइडिया है, आप कॉलेज से अप्रोच कर सकते हो, आप इंडिविजुअल भी अप्रोच कर सकते हो, और स्टार्टअप इंडिया के अंदर डायरेक्ट जाकर एसएसओ आईडी से भी अप्रोच कर सकते हो। ऑल पीपल विल वेलकम योर आइडिया, अगर वो आइडिया वैलिड है। ओके मैम। मैम एक क्वेश्चन और है कि जो स्टूडेंट है, जैसे स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, जैसे कोई बच्चा एक्टिवली स्टूडेंट एक्टिविज्म में पार्टिसिपेट करता है, कोई स्पोर्ट्स में है या फिर अदर एक्टिविटीज में है, हमें डेली क्लासेस भी अटेंड करनी होती है, तो सेल्फ स्टडी भी करनी होती है, कोई ऑनलाइन कोचिंग भी कर रहा है, तो इन सब चीजों के साथ इनोवेशन को कैसे मैनेज किया जाए मैम? बेटा इनोवेशन ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई छोड़ के अभी थोड़ी देर 1 घंटा बैठ गए कि अब मेरे को इनोवेशन पे सोचना है कि मैं क्या बनाऊं। इनोवेशन एक एक्टिविटी टाइम नहीं मांगती है। इनोवेशन एक ब्रेन स्टॉर्मिंग है, एक क्रिटिकल थिंकिंग है। आप बस में बैठ के ट्रेवल कर रहे हो, आपने देखा कि कोई पर्सन परेशान है, वो रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा, और फॉर एग्जाम्पल उसका एक्सीडेंट हो गया, तो भी आपके माइंड में आइडिया आ सकता है कि कोई एक ऐसी मशीन होनी चाहिए, कोई ऐसा इक्विपमेंट होना चाहिए जो इसे गाइड कर सके। अगर वो ब्लाइंड है, रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा, तो आपने उसके लिए वर्कआउट करना शुरू किया। थोड़ी सी आप स्टोरी अगर पढ़ेंगे, जोमेटो कैसे आया, ओला उबर कैसे आया, रेड बस कैसे आया, तो आपको आइडिया हो जाएगा। जब वो अपने घर नहीं पहुंच पाया था ना, फानिंद्र सामा, वो ये नहीं सोच रहा था कि मैं कॉलेज नहीं पढ़ रहा, बीटेक का स्टूडेंट था। व्हाट ही सेड इज, उसने यही सोचा कि मैं अपने घर क्यों नहीं पहुंच पाया बैंगलोर दिवाली की छुट्टियों में। तो उसे सडन एक आइडिया आया कि बाद में उसने जब ग्राउंड लेवल पे जाकर रिसर्च किया, तो उसे पता चला कि 15-20 कंडक्टर से मिला, उनकी बसेस सारी खाली थी जो आंध्र प्रदेश की तरफ जा रही थी बैंगलोर से, और उस वो खुद अकेला ऐसा था जिसको गवर्नमेंट बस में रिजर्वेशन ही नहीं मिला। तो उसे लगा कि गवर्नमेंट का भी नुकसान हुआ और मेरा भी, और मेरे जैसे कितने लोग होंगे जो नहीं जा पाए होंगे। तो उसने प्रॉब्लम समझी। तो आपका सिर्फ एक ओरिएंटेशन होना चाहिए कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, आप उसका सॉल्यूशन सोचकर लोगों को दे दो। उसके लिए कोई टाइम नहीं चाहिए। आइडिया कभी किसी वक्त सोने से पहले भी आपके माइंड में आ सकता है ना। ओके मैम, थैंक यू मैम, सूरज कुछ थैंक्स बोल अ रहा है, आप सूरज मैनेज कर सूरज सकते बोलो। सूरज, सूरज अ, सूरज कुछ पूछना चाह रहे हो? सूरज, एक और है जिन्होंने हैंड रेज और किया है। एक और स्टूडेंट है, हाँ, हैंड बी रेज नाम किया है, से जिसमें है, बी लिखा हुआ है उनके। लिखा हुआ है। पूछना चाहे अनम्यूट करके पूछें। रुबेन जी, मुझे लगता है हाँ। काफी हो गया। हम्म। मैडम, हाँ, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था कि एक पेटेंट कराने में कितना टाइम लगता है? जैसे अगर कोई पेटेंट कराना चाहे, और उसका जी टाइम, उसका प्रोसीजर कितना कितना टाइम लेता है, क्या उसका कुछ प्रोसीजर के बारे जी सर। सर सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, पेटेंट स्कोप पर जाकर हमें एक में? हाँ। पहले क्वालिटी चेक करनी पड़ती है। पेटेंट स्कोप पर जाकर आप हम्म। उसमें सर्च बार में, जैसे हम जर्नल सर्च करते हैं ना स्कूपर्स एंड ईएसआई के, उसी तरीके हम्म। से हमें अपना टाइटल टाइप करना है कि मैं क्या करना चाहती हूँ। हम्म। जैसे ही आपको आपको लगता है उस टाइटल का कोई पब्लिकेशन नहीं है, या उस टाइटल पे किसी ने काम ही नहीं किया है, आपका इनोवेटिव आइडिया है, वो अपने आप हम्म। नोवेलिटी चेक करके बताता है, जैसे हमारे प्लेगरिज्म चेक होते हैं रिसर्च पेपर। वो हाँ। चेक करने के बाद आप अपना फाइलिंग वहां पर सबमिट कर दीजिए वेबसाइट पर। 21 to 90 डेज के अंदर आपको रिस्पॉन्स आएगा कि आपका जो पेटेंट है वो एक्सेप्टेड है कि नहीं है। ये सारा प्रोसेस आपको 1 वीक में सर कंप्लीट करना पड़ता है। जो भी हमारा प्रोसेस है, सर्च से लेकर डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट से लेकर सबमिशन तक, हमें केवल 1.5 या 2 पेज का एक आइडियोलॉजी सबमिट करना होता है। मैं प्रियंका मैम से, जैसे जो मैंने पेटेंट फाइल की तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट भेजा, एक बार मैम से शेयर कर दूंगी। सो ये सारे डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करने होते हैं
पेटेंट स्कोप और ipindiagovernment.in की साइट, न्यू पेटेंट फाइलिंग, ई फाइलिंग पे जाकर जो भी आपका टाइटल है आप एब्स्ट्रैक्ट सबमिट करो, फिर इन्वेंटर्स नेम पूछेगा, एप्लीकेंट्स नेम पूछेगा, उसी सीरीज में हमें डालने होते हैं। ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद 21 डेज के अंदर तो ऐसा गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शंस है कि वो लोग आपकी देखेंगे इन्फॉर्मेशन कि क्या न्यू आया है डेटाबेस। 90 डेज के अंदर आपके पास एक्सेप्टेंस आएगा और विद इन 6 मंथ सर पेटेंट पब्लिश हो जाता है इंडियन पेटेंट जर्नल, अगर आपका कोई भी हर्डल नहीं आया, क्योंकि 30 डेज वो लोग टाइम देते हैं ऑब्जेक्शन के लिए। अगर कोई ऑब्जेक्शन रेज होता है तब तो उसके बाद इट विल टेक टाइम, आपके पास रिवीजन आएगा या जो भी क्वेरीज होती हैं वो आएंगी। लेकिन 21 डेज में अगर आपका सब कुछ क्लियरेंस है डॉक्यूमेंट एंड ऑल, तो वो आपको एक मेलर करेंगे या एक्सेप्टेंस का आपके पास मेल आएगा। फिर इंडियन पेटेंट जनरल का जो कमिंग एडिशन है एवरी मंथ निकलता है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें आप अपना पेटेंट पहले पब्लिश करा सकते हो। उसके बाद ग्रांट का प्रोसेस होता है, आप अटॉर्नी जनरल एंड उनको हायर करके आप उसकी फीस होती है, चालान वगैरह आप फिल करके प्रोसेस को फर्दर कर सकते हो। तो ग्रांट में सर टाइम लगता है, लेकिन पब्लिकेशन 6 महीने के अंदर हो सकता है, आप अपने पेटेंट को सेव कर सकते हो, आपका सर्टिफिकेट पब्लिकेशन का आ जाता है इंडियन पेटेंट जनरल में। लेकिन ग्रांट के लिए सर टाइम लगता है, ग्रांट के लिए 2 साल तक का टाइम भी लगता है, जिसके लिए गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें ग्रांट मिलती है। गवर्नमेंट 10-10, 15-15 लाख ग्रांट भी देती है प्रोजेक्ट्स को, सारे इन्वेंटर्स को, सारे पब्लिशर्स को नहीं, उसके साथ इन्वेंटर्स का अलग से कॉलम होता है जितने इन्वेंटर्स हैं सर, तो उनको ग्रांट में टाइम लगता है बिकॉज उसकी प्रेजेंटेशन होगी, फिर वो प्रपोजल के लिए बुलाते हैं इंडियन पेटेंट जनरल ऑफिस में, वीटो के ऑफिस में। तो ये सारी एक थोड़ा लेंदियर प्रोसेस है ग्रांट का। लेकिन अगर किसी को केवल पेटेंट सेव करना है पेटेंट सर्टिफिकेट के साथ इंडियन पेटेंट जनरल का पब्लिकेशन, तो वो आपका विद इन 6 महीने हो जाता है, 3 to 6। मैं ये बताना चाहूंगा सभी स्टूडेंट्स को कि जो आपका फीडबैक फॉर्म का लिंक है वो चैट बॉक्स पे शेयर कर दिया गया है। जो भी फीडबैक फॉर्म के लिंक को भरेगा उसको आज के वेबिनार के अटेंडेंस का सर्टिफिकेट मिलेगा। सूरज, आगे बढ़िए रुबेन जी, हाँ, आगे अब बढ़िए। मैं आईआईसी की सह संयोजिका डॉक्टर प्रियंका शर्मा मैम, जिन्होंने हमारी आईआईसी के आईआईसी की जो शुरू करने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, जो हमारे कॉलेज में आईआईसी का सारा काम देख रही हैं, उनको आमंत्रित करना चाहूंगा वोट ऑफ थैंक्स। धन्यवाद सर आज के इस परिचय के लिए। नमस्कार, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम है, अभिनंदन। सर्वप्रथम मैं पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से, आईआईसी काउंसिल की ओर से आज के कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हमारी मुख्य अतिथि, विषय विशेषज्ञ एवं बहु प्रतिभा की धनी डॉक्टर कीर्ति जनानी मैम का हार्दिक स्वागत करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने आज के समय में जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है, शैक्षणिक दृष्टि से भी, व्यावसायिक दृष्टि से भी और नवाचार की दृष्टि से भी, बौद्धिक संपदा के अधिकार, बौद्धिक संपदा के अधिकार और इसका स्टार्टअप में क्या महत्व है, इसके बारे में मैडम ने बहुत ही विस्तार से, बहुत ही सरल शब्दों में, लेकिन बहुत ही प्रभावशाली तरीके से हम सबको समझाया। मैडम ने बहुत सारे पॉइंट्स आईपीआर से रिलेटेड कवर किए, जिसमें आईपीआर क्या है, आईपीआर के कितने प्रकार हैं, जैसे मैडम ने ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, इनके बारे में विस्तार से हमें बताया। पेटेंट का क्या रजिस्ट्रेशन फाइलिंग रहता है, पेटेंट का क्या इम्पोर्टेंस है, हमें पेटेंट की तरफ क्यों ध्यान देना चाहिए, और ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये महाविद्यालय स्तर पर ही, स्नातक स्तर पर ही विद्यार्थियों को सीखने चाहिए, उनके बारे में उन्हें पता होना चाहिए। तो मैं अंत में फिर से सभी की तरफ से मैडम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही मैं ये आशा रखती हूँ कि हमें भविष्य में भी इसी तरह के सेशंस मैडम के गाइडेंस में हमें सीखने को मिलेंगे। साथ ही मैं महाविद्यालय परिवार के हमारे मुखिया, हमारे ऊर्जा एवं प्रेरणा के स्रोत प्राचार्य डॉक्टर ज्ञान प्रकाश दाइमा जी सर का धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके मार्गदर्शन में और जिनके सहयोग से आज का कार्यक्रम संचालित हुआ। हमारे परिवार के वरिष्ठ संकाय सदस्य प्रोफेसर दीपक कुमार शर्मा सर, आईआईसी प्रेसिडेंट प्रोफेसर मैडम डॉक्टर जया राय,
इसके अलावा हमारे परिवार के अन्य सम्मानित शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक सदस्य का मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, इस कार्यक्रम में सहभागिता दी और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। इसके अलावा सभी विद्यार्थी प्रतिभागियों का मैं धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने बड़ी संख्या में आज इस कार्यक्रम में भाग लिया, और न केवल भाग लिया बल्कि इसे इंटरैक्टिव भी बनाया। स्टूडेंट्स ने इसको समझा और अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए मैडम से अपने प्रश्न भी रखे। तो मैं सभी विद्यार्थियों का भी धन्यवाद करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम के लिए। कीर्ति मैम, आपका मुझे याद है हम लोग किस तरह से मिले किस तरह से हम लोग मिले थे। और हाँ, तो मैम कभी ऑफलाइन सेशन या कभी फ्यूचर में ऑनलाइन सेशंस के लिए हम फिर से आपका मार्गदर्शन चाहेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने प्रेरणा देने के लिए और मंच देने के लिए थैंक यू। और सबने ध्यान से सुना, और एडमिनिस्ट्रेशन का मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी, जिन्होंने हमें टाइम दिया, बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी, और मैडम ने अच्छे से कोऑर्डिनेट किया, प्रिंसिपल सर, वरिष्ठ अध्यापक गण, और जो भी आपके कॉलेज की फ्रेटर्निटी है उसको थैंक यू सो मच सुनने के लिए। थैंक यू। सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है, फीडबैक लिंक को आप प्लीज फिल करिए ताकि आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आप सर्टिफिकेट आपको मिल सके। थैंक यू मैम। ज्यादा अटेंटिव नहीं है ना, पूरा सुना है सर ने। आया कि नहीं आया, एक बार आप चैट बॉक्स में देखो, लिंक आया है, आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप देखो चैट। अच्छा, लिंक नहीं आ रहा चैट बॉक्स में। हेलो। हाँ रुबिन, हाँ सर। मैं ये कह रहा हूँ चैट बॉक्स में लिंक नहीं आ रहा है, लिंक सेंड कर दो ताकि बच्चे उसको भर दे। अच्छा, मैं दोबारा से। आ रहा है सर, आ रहा है, देखो 1:38 पे भेजा गया है। इसमें आ रहा है, टाइम आ रहा है, देखो सर, पे हाँ। चेक करो सर। किसी को लिंक अगर उसमें प्रॉब्लम हो तो ये जो लिंक है, ये इनोवेशन सेल का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पे भी शेयर कर दिया जाए। मैम लिंक कहाँ मिलेगी फीडबैक की? लिंक किसी चैट बॉक्स में, ऊपर स्क्रॉल करो आप, ऊपर स्क्रॉल करो। रुबिन कितने बजे है इसका लिंक दिया हुआ, कितने बजे डाला हुआ है? 1:38 का टाइम गलत आ रहा है। सर अभी दोबारा शेयर करते हैं। हाँ दोबारा शेयर कर लो ना, इसमें क्या दिक्कत है? दोबारा कर नहीं नहीं, एक मिनट, ये लिंक मैंने कॉपी लिंक।
कहाँ हो रहा है, नहीं आ रहा है। नहीं, ये फीडबैक फॉर्म का लिंक दोबारा सेंड कर दिया गया है चैट बॉक्स पे। सभी चैट बॉक्स देखें। हाँ रुबिन आ गया। आ गया ना? ठीक है। तो इस लिंक को फिल करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा आज के वेबिनार का। एक बार सभी बच्चों से पूछ लो एक बार। आ गया? वैसे आ तो गया इसमें। अगर ये नहीं प्राप्त हुआ हो, नहीं मिला हो, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। ग्रुप चैट में ऊपर स्क्रॉल करो। इस लिंक को हम व्हाट्सएप जो ग्रुप्स हैं इनोवेशन के, उस पर भी डाल देंगे। मीटिंग को यहीं समाप्त कर रहे हैं, जूम मीटिंग को। एंड मीटिंग।